सरकार को इस साल 173 मिलियन टन से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन की उम्मीद है। चावल का भी रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, लेकिन दलहन और तिलहन एक बार फिर शायद यहां पर चिंता बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ मिस्टर एमजे खान, डॉक्टर एमजे खान अब मौजूद हैं। डॉक्टर खान नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ओवरऑल जो हम ये प्रोडक्शन एस्टिमेट सरकार की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं, अगर आपने इसे पढ़ा है तो जिस तरह से हमने वीट राइस में ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह की रिकॉर्ड प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि राइस अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बन चुका है। थैंक यू मनीषा जी। ये बात सही है कि आइडियली तो कंट्री को एक्सपेक्टेड था और होना भी चाहिए कि पल्सेस बढ़े एंड ऑयल सीड का उत्पादन बढ़े ताकि इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन इसका रिवर्स हो गया है। तो जहां कंफर्ट ड्रा कर सकते हैं कि राइस पैदावार बढ़ गई है, तो ओवरऑल राइस के प्रोस्पेक्ट एक्सपोर्ट के लिए बढ़ जाएंगे। राइस भी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कंट्री कंसिस्टेंटली ओपन अप करे तो बासमती एंड नॉन बासमती राइस दोनों के एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज इस टाइम पे बढ़ी हुई हैं। थोड़ा जो मेज का उत्पादन बढ़ा है वो कंफर्टिंग है, लेकिन कंसर्न जो है वो मेंटेन्ड है, क्योंकि इस टाइम पे प्राइसेस जो है वो नॉर्थवर्ड्स जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पल्सेज एंड ऑयल सीड का, इस पे सरकार को रिलुक करना पड़ेगा। तो राइस का बढ़ना उतना हैप्पी सिचुएशन नहीं है जितना इन दोनों पल्सेज एंड ऑयल सीड का ड्रॉप करना है। लेकिन राइस भी कंसर्न ऐसा बड़ा है, ज्यादा उत्पादन ऐसा नहीं है। पॉइंट टेकन। डॉक्टर खान, जैसे आपने कहा कि जहाँ तक दालों और खाने के तेलों की बात है, यहाँ पर सरकार सदा लगातार यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात करती रही है। खाने के तेल में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको वो लगता है कि दालों में ये शायद अचीवेबल है? बिकॉज नॉट टू लॉन्ग बैक हम एक्चुअली दालों में काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट थे। मुझे लगता है कि प्राइसेस और बेटर करें, लेकिन मोर देन द प्राइसेस, प्राइसेस तो ऑलरेडी किसान को अगर देखें तो इट इज मोर प्रॉफिटेबल देन राइस। अभी अभी करना क्या है कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो देने की जरूरत है वो बेहतर करें, और बुआई से पहले ही बेटर प्राइसेस का जो भी अनाउंसमेंट करना है वो कर देना चाहिए, ताकि किसान को पता चले कि और हायर प्राइसेस मिलने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि डिमांड है, प्राइसेस अच्छे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलना चाहिए किसान को इस टाइम पे दालों के लिए और तिलहन के लिए, उसमें थोड़ी कमी है। तो इनके दोनों के जो मिशंस हैं उनको और बेहतर तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के साथ और खास करके कारपोरेट्स को ऑनबोर्ड करके अगर करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगले साल, जैसा हमने कुछ साल पहले देखा था कि दालों में हम करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, तो दोनों के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी देखने को अगले सालों में मिलेगी। डॉक्टर खान, सीड बिल एक और चर्चा का जरिया फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। कई सालों से कई सारे सीड बिल्स, ड्राफ्ट बिल्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद ये ड्राफ्ट बिल सीड एक्ट में तब्दील हो ही जाएगा। किस तरह से आपने देखा है ये लेटेस्ट वाला, और क्या कुछ चेंजेस ये इंडियन मार्केट्स में लेके आ सकता है? ऑलमोस्ट 20 साल तक हम लोग डिलिब्रेट करते रहे। जो पहला ड्राफ्ट आया था हम लोग समझ रहे थे 2006 में, 7 में, 9 में, 10 में वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन इतना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में डिपोजिशंस होते रहे डिफरेंट ग्रुप्स के, अल्टीमेटली कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट से कंफ्लिक्टिंग व्यूज आती जाती रही थी। इस बार मुझे आपका जो ऑप्टिमिज्म है मैं उसको शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि इस साल पुराने सारे जो कंसल्टेशंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार प्रोसीड कर जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल तो बढ़ते जा रहा है। अगर आप ये देख लें, जो ग्रेन्स के जो सीड्स हैं उनको छोड़ दें तो बाकी वेजिटेबल्स में या जो स्पेशलिटी आइटम्स है उसमें सब में, राइस में, कॉर्न में, सब में प्राइवेट सेक्टर का 90% प्लस का योगदान है। तो हाइब्रिड राइस का या आर&डी को प्रमोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर&डी का प्रमोशन जो है वो सीड्स में और एनकरेज करें, ताकि बेटर क्वालिटी सीड निकल के आए, फार्मर्स का कंपटीशन और बढ़ेगा, ये मुझे लगता है। लेकिन जो कंसर्न रहा है वो रेगुलेशन को लेके ज्यादा रहा है कि सीड जब फेल होता है तो किसकी जिम्मेदारी फिक्स हो और क्विकली फिक्स हो। तो आर&डी प्रमोट करना और रेगुलेटरी सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना, ताकि कोई जो फ्लडिंग इस फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं उन पे कंट्रोल लगाया जा सके। डॉक्टर खान, जैसे आपने कहा कि 70% सीड एज एन इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के पास है, और उसके बीच में भी अगर हम देखें तो ये 50-50 इंडियन एंड 50% ग्लोबल कंपनीज का यहाँ पर ज़्यादा हाथ है। किस तरह से आप यहाँ पर ग्रोथ आता हुआ देखते हैं? आपको लगता है कि इंडिया ज़्यादा यहाँ पर काम कर सकता है? आई थिंक हैविंग सेड दैट, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो सीड की है वो यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है। किस तरह की ग्रोथ हम यहाँ पर आता हुआ देख पाएंगे? मुझे लगता है अभी मनीषा जी, 3 महीने पहले हम लोगों ने हैदराबाद में इंडिया अफ्रीका सीड समिट किया था। तो अफ्रीकन डेलीगेशन काफी आए थे। उनको इंडिया से सीड में जो सपोर्ट मिल सकता है वो दुनिया में कहीं और से नहीं मिल सकता है। तो अब इंडियन सीड की ग्लोबल मार्केट बन रही है। तो इंडियन कंपनीज
अभी स्टेचर में, साइज में, फाइनेंशियल कैपेसिटी में कम से कम अगले 10 सालों में 5 टाइम्स बढ़ेंगी। तो जो रेशियो है इंडियन कंपनीज वर्सेस एमएनसी का मार्केट शेयर का, वो मुझे लगता है थोड़ा इंप्रूव करेगा इन फेवर ऑफ इंडियन कंपनीज, फॉर द फैक्ट कि वो इंडिया में भी मार्केट एक्सपेंड कर रही है और ग्लोबल जो मार्केट का इंटरेस्ट है, जहां पे अभी इंडियन कंपनीज नहीं थी, वो सब जाना शुरू कर दी है। अगले बार फिर इंडिया अफ्रीका समिट 10, 11, 12 सितंबर को हैदराबाद में कर रहे हैं हम, इंडिया अफ्रीका समिट। तो उसमें भी फिर से मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सीड रेगुलेशन, ये सीड बिल भी जो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे लगता है उससे भी इंडियन इंडस्ट्री को आर&डी सपोर्ट का एलोकेशन है, जो फाइनेंशियल इंसेंटिवेशन है, वो मिलेगा। तो ये बेहतर सिचुएशन आएगी। डॉक्टर खान, एक फाइनल सवाल, और ये एग्रीकल्चर प्राइसेस पे है। अगर हम 2025 की तरफ मुड़कर देखें तो कोई बहुत बड़ी इन्फ्लेशन की चिंता हमने एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ पर नहीं आते हुए देखी। जिस तरह का फिलहाल सिनेरियो है, जो फर्स्ट एस्टिमेट्स के नंबर्स हमें दर्शाते हैं, ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह की स्थिति है, आप कहेंगे काफ़ी हद तक स्टेटस को शायद आने वाले सीजन, आने वाले साल में बनता हुआ नजर आएगा, या फिर चिंताएं हैं? मुझे लगता है जो सब्सिडी सिस्टम है इंडिया को, वो देखना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज कैसे कर रही हैं, ताकि प्राइसेस धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। इसका मतलब इंडियन प्राइसेस बहुत लो बने रहें, ग्लोबल प्राइसेस बहुत हाई बने रहें। ऐसा वो डिफरेंशिएटेड पोजीशनिंग प्राइसेस के मैटर्स में रहेगी नहीं लंबे टाइम तक। तो ये जो मॉडरेशन होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा, उसके लिए अगर किसान को सपोर्ट करना है तो देयर आर अदर वेज टू सपोर्ट। लेकिन मार्केट प्राइस के जो डिस्पैरिटीज हैं नेशनल एंड ग्लोबल, उसमें मुझे लगता है मॉडरेशन आएगा। तो उसके लिए इंडिया को प्रिपेयर भी करना रहेगा, और थोड़ा जो टैक्सेस से रोक रहे हैं हम इम्पोर्ट, उसको भी थोड़ा मुझे लगता है लंबे टाइम वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़े, कॉस्टिंग रिड्यूस करना पड़े, सो दैट फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी भी मिले और कंज्यूमर को हायर प्राइस पे ना करना पड़े। तो उसका सिंपल फार्मूला ये है कि यील्ड लेवल बढ़ाना रहेगा। हो वेल, एब्सोल्युटली काफ़ी कुछ काम करना अभी भी बाकी है, लेकिन जिस तरह के नंबर्स फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, जैसे डॉक्टर खान मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं है, अच्छा ही है अगर हम राइस के नंबर्स यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट नंबर्स भी यहाँ पर काफ़ी बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स सीड पर जो चर्चा है वो यहाँ पर जारी रहेगी, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि इस ड्राफ्ट बिल को हम एक्ट में तब्दील होता हुआ शायद बहुत जल्द देखेंगे। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे स्टॉक मार्केट का फुल हाल।